Straight line. Explanation of displacement along a straight line. स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल मोशन जो कि 9 में पढ़ना है, यानी लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं। हर चीज का मेजरमेंट ओरिजिन से करते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है। ओरिजिन से ए पॉइंट की दूरी 5 मीटर, बी पॉइंट की दूरी 10 मीटर और ओरिजिन से सी पॉइंट की दूरी 15 मीटर। यहाँ पर आप ध्यान दें कैलकुलेशन के लिए, टाइम t1 अगर कहे, टाइम t1 का मतलब यानी पहले टाइम की जो चर्चा की जाए, जो क्वेश्चन आपको रहे उसमें ये देखना है कि कहाँ से मोशन बिगिन कर रहा है। जहाँ से मोशन बिगिन करेगा उसी टाइम पर हम x1 लेते हैं। x1 वो जिस पॉइंट पर टाइम t1 पर ओरिजिन से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा वो x1, और टाइम t2 पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से जितनी दूरी पर होगा वह x2 द्वारा निरूपित करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा x2 माइनस x1 होगा, यानी फाइनल पॉइंट की दूरी माइनस, यानी ओरिजिन से फाइनल पॉइंट की दूरी माइनस ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट की दूरी। अब इसी आधार पर यानी x2 माइनस x1, लेकिन जो केस आपको दिया जाए प्रॉब्लम का, उससे ये निर्धारित होना चाहिए कि कहाँ से मोशन प्रारंभ हो रहा है। जैसे आप देखिए, इसमें हम केस लेकर बताते हैं। केस फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज at point A on time t, टाइम t पर ऑब्जेक्ट, टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट A पर है और टाइम t2 पर ऑब्जेक्ट C पर है, देन व्हाट इज द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम देखते हैं। केस टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट अगर A पर है और टाइम t2 पर ऑब्जेक्ट अगर B पर है, C पर है, ये कंडीशन टाइम t2। टाइम t1 बता रहा है बिगिनिंग ऑफ मोशन और टाइम t2 बता रहा है एंड ऑफ द मोशन। तो टाइम t1 पर ओरिजिन से A पॉइंट की दूरी कितनी है? कितनी है भाई? 5 मीटर, यानी x1 इज इक्वल टू 5 मीटर और x2 फाइनल पॉइंट की दूरी, टाइम t2 मींस फाइनल, वहां पर जर्नी एंड कर रहा है, तो C पॉइंट की दूरी कितना है? x2 इज इक्वल टू 15 मीटर। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर माइनस 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पॉजिटिव में आया। केस सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन। केस सेकेंड में हम कह रहे हैं कि टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट C पर है और टाइम t2 पर ऑब्जेक्ट A पर है। ऐसा केस हमने लिया। इसका मतलब टाइम t1 का मतलब यानी जर्नी का प्रारंभ C से हो रहा है और A पर एंड कर रहा है, t2 पर एंड कर रहा है। तो यहाँ पर x1, ये x1 टाइम t1 पर जो है वो x1 को निरूपित करता है। तो x1 कितना है? 15 मीटर और टाइम t2 जहाँ पर जर्नी फिनिश कर रहा है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट A की दूरी कितनी है? 5 मीटर। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा इस कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट इज x2 है 5 मीटर माइनस 15 मीटर, दैट इज माइनस 10 मीटर। देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर निगेटिव आया, 10 मीटर। यानी अब थर्ड केस में
टाइम t1 पर अगर ऑब्जेक्ट ए पर है और टाइम t2 पर भी ऑब्जेक्ट ए पर है, हो सकता है कि यहाँ से कहीं गया हो फिर टाइम t2 पर यहीं आ जाए, यानी इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। इस कंडीशन में x1 और x2 दोनों का वैल्यू सेम है। यहाँ पर x1 = 5 मीटर और x2 = 5 मीटर। देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? Therefore displacement होता है x2 - x1, that is 5 मीटर - 5 मीटर = 0। ये तीनों केस देखने से स्पष्ट हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वेयर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। यह डायरेक्शन पर बात कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना। ओरिजिन से इधर अगर हम नेगेटिव लिए तो इधर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव लिए तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव लिए तो इधर नेगेटिव। जैसा कि डायरेक्शन में हमने आपको बताया है स्ट्रेट लाइन में कि दो डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कंक्लूजन ये आया इस केस से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक बात और एकदम नोटेड पॉइंट याद रखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता है, डिस्टेंस से कम होता है। हाँ, इक्वल हो सकता है। लीनियर मोशन में जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर कोई डायरेक्शन नहीं चेंज किया, वहीं रुक गया, तब तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन लौट गया, डायरेक्शन उसका चेंज किया, तब उस कंडीशन में उसका वैल्यू डिस्टेंस से कम ही होता है। जैसे देखो, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, यहाँ गया, यहाँ जाके रुक गया, तो ओरिजिन से चला और यहाँ फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ लौट के यहाँ आया, तो यहाँ पर कोई पॉइंट हम सी ले लेते हैं, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा OC, है ना, OF जोड़ FC, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ से ऐसे आया है लौट के, यहाँ से यहाँ गया और फिर लौट के यहाँ आया, तो दोनों जोड़ना पड़ेगा डिस्टेंस में। डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज किया, डिस्टेंस OF जोड़ FC। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा XOC, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी OC, ये वाला, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि यह लौटता नहीं, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तब तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाता। इसलिए ये बात याद रखो, डिस्टेंस और डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अधिक नहीं होता। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के विषय में हमने नॉलेज लिया। अब इसी पर हम लोग प्रॉब्लम कुछ करेंगे आगे। प्रॉब्लम सर्कुलर पाथ पर और रेक्टेंगुलर पाथ पर, फिर स्क्वायरिश पाथ पर प्रॉब्लम हमारे NCERT बुक में है, उसको हम लोग डील करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।